सोचिए कि कड़ाके की ठंड है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है जहां एक व्यक्ति को खंभे से कसकर बांधा गया है। उसके ठीक सामने सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी है और उन्होंने अपनी बंदूकें उस पर तान रखी हैं। बिल्कुल, सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है। हाँ, और उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। मौत का इंतजार कर रहे उस व्यक्ति के पास जीवन के चंद सेकंड ही बचे हैं। लेकिन गोली चलने से ठीक 1 सेकंड पहले अचानक एक सफेद झंडा लहराया जाता है और सजा रोक दी जाती है। मतलब ये दृश्य सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी सस्पेंस फिल्म का एकदम क्लाइमैक्स चल रहा हो। एकदम सही कहा आपने। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म नहीं है। ये रूस के महान लेखक और दार्शनिक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के जीवन की एक बेहद खौफनाक और सच्ची घटना है। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने उनके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य सिर्फ इस लेखक की जीवनी पढ़ना नहीं है। बिल्कुल। हम असल में उस इंसान के दिमाग को डिकोड कर रहे हैं जिसने मौत को इतने करीब से देखा था। हमारे पास जो भी नोट्स और रिसर्च हैं, वे बताते हैं कि कैसे एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट ने मानव मनोविज्ञान के सबसे अंधेरे कोनों को दुनिया के सामने रखा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान आखिर पीड़ा क्यों सहता है, या फिर यूटोपियन सोशलिज्म जैसी आदर्शवादी बातें असल जिंदगी में फेल क्यों हो जाती हैं। सही बात है। और जब तार्किक और भावनात्मक फैसलों के बीच टकराव होता है ना, तो हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। देखिए, ये चर्चा आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर समस्या का कोई ना कोई तार्किक या तकनीकी समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है। हर चीज का लॉजिकल जवाब चाहिए सबको। बिल्कुल। लेकिन दोस्तोयेव्स्की की सोच हमें एक ब्लूप्रिंट देती है, यह समझने के लिए कि इंसान सिर्फ एक मशीन या कोई लॉजिकल कैलकुलेटर नहीं है। उसकी भावनाएं, उसकी पीड़ा और उसकी आजादी की तड़प बहुत ज्यादा जटिल है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी महान विचारक की सोच अचानक शून्य से पैदा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जड़ें बचपन के अनुभवों में बहुत गहराई तक दबी होती हैं। हाँ, और इस रिसर्च को पढ़ते हुए एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आई वो ये थी कि दोस्तोयेव्स्की ने मानव पीड़ा को इतनी गहराई से समझा इसलिए क्योंकि उनका सामना बहुत छोटी उम्र में जीवन की सबसे कठोर सच्चाइयों से हो गया था। 1821 में मॉस्को में उनका जन्म हुआ था ना? जी, और उनके पिता एक अस्पताल में डॉक्टर थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आमतौर पर माता पिता क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को दुनिया के दुखों और बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, हर माता पिता यही चाहते हैं। लेकिन दोस्तोयेव्स्की का बचपन तो अस्पताल के उसी प्रांगण में बीता। उन्होंने बचपन से ही मरीजों की पीड़ा, उनके दर्द और मौत को बेहद करीब से देखा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बच्चे पर इसका क्या असर हुआ होगा। असल में जब आप इतनी कम उम्र में इंसान को टूटते हुए देखते हैं तो जीवन को लेकर आपका नजरिया बहुत यथार्थवादी हो जाता है। और साथ ही उनके घर का माहौल भी काफी सख्त था। हाँ, उन्हें एक कट्टर रूढ़िवादी ईसाई माहौल में पाला गया था, है ना? जी, जहां ईश्वर का डर और आज्ञाकारिता को सबसे ऊपर माना जाता था। और ये पीड़ा सिर्फ उस अस्पताल तक सीमित नहीं रही। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी माँ को टीबी जैसी बीमारी से खो दिया, जो उस समय एक लाइलाज बीमारी थी। वो एक बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है वो उनके पिता के साथ हुई घटना है। उनके पिता को काम में प्रमोशन के बाद नोबेल का दर्जा मिल गया था और उनके अधीन कई सर्व्स यानी बंधुआ मजदूर या गुलाम काम करते थे। बिल्कुल। और पिता का इन मजदूरों के साथ व्यवहार इतना क्रूर और अमानवीय हो गया था कि अंततः उन मजदूरों ने मिलकर एक साजिश रची और उनकी हत्या कर दी। अरे बाप रे। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उन्होंने पुलिस को रिश्वत देकर इसे हार्ट अटैक का रूप दे दिया। किसी को पता ही नहीं चला। मतलब इस एक घटना ने युवा दोस्तोयेव्स्की के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया होगा। सोचिए, एक तरफ आपके पिता हैं जो सत्ता और क्रूरता के प्रतीक बन गए थे, और दूसरी तरफ वे शोषित मजदूर हैं जिन्होंने हत्या करके अपना न्याय खुद किया। इस खबर को सुनने के बाद ही उन्हें अपना पहला मिर्गी का दौरा पड़ा था। अच्छा, पहला सीजर उन्हें तभी आया था। हाँ, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस घटना ने उनके दिमाग में न्याय, अपराध और सजा को लेकर एक बहुत ही जटिल द्वंद्व पैदा कर दिया। मतलब इसी घटना ने उन्हें इंजीनियरिंग छोड़ने पर मजबूर किया और वे साहित्य की ओर मुड़े, जहां उन्होंने अपनी पहली किताब पुआ फोक लिखी। बिल्कुल। पता ये मुझे किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की
ओरिजिन स्टोरी की तरह लगता है। कैसे? जैसे बैटमैन का जन्म एक अंधेरी गली में हुई हिंसा से हुआ था ना, वैसे ही दोस्तोयेव्स्की की जो क्राइम एंड पनिशमेंट वाली सोच है, जहां अपराध और उसके पीछे की मानसिकता को इतनी बारीकी से उकेरा गया है, क्या उसकी जड़ें इसी हिंसक पारिवारिक इतिहास से पैदा हुई थी? एकदम सटीक तुलना की है आपने। जब आप अपने ही घर में इस तरह का शोषण और हिंसा देखते हैं तो आप समाज की व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। बचपन की इसी पीड़ा ने शायद उन्हें जीवन को हमेशा एक संघर्ष के रूप में देखने पर मजबूर कर दिया। हाँ, सामंती व्यवस्था की क्रूरता देखकर वे एक बड़े समाधान की तलाश में रैडिकल रास्तों की ओर मुड़ गए। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करने लगे जहां ये शोषण बिल्कुल ना हो। और शायद यही वो मोड़ था जिसने उन्हें यूटोपियन सोशलिज्म की तरफ खींचा। जी, एक ऐसा आदर्श समाज जहां सब बराबर हों। रिसर्च में बताया गया है कि वे पेट्राशेव्स्की सर्कल नाम के एक अंडरग्राउंड समूह में शामिल हो गए, जहां बुद्धिजीवी बैठकर एक पूरी तरह से समतावादी समाज बनाने की चर्चा करते थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सामने आता है जो इस पूरे यूटोपिया के विचार की पोल खोल देता है। ओहो, वो मोजे वाला किस्सा ना, वो बहुत ही सटीक है। हाँ, आप बताइए ना उस बारे में। असल में हुआ क्या, उस समूह की एक बैठक में एक युवा पूरे जोश में इस आदर्श और समान समाज की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सब कुछ परफेक्ट होगा, सबको सब मिलेगा। बिल्कुल। तभी एक बूढ़े आदमी ने बीच में टोकते हुए एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा। उसने कहा कि भाई, इस नई यूटोपियन समाज में ये कौन तय करेगा कि हर इंसान को मोजे और अंडरवेयर का एक जोड़ा मिलेगा या नहीं? मतलब सुनने में ये सवाल कितना मजाकिया लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी आर्किटेक्ट ने एक बेहद खूबसूरत घर का ब्लूप्रिंट तो बना लिया, लेकिन वो ये भूल गया कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है। सही कहा। कागज पर वो घर परफेक्ट है, लेकिन असलियत में वो टिक ही नहीं सकता। यही मैक्रो बनाम माइक्रो का असली खेल है। बिल्कुल। बड़ी तस्वीर में आदर्शवाद बहुत अच्छा लगता है। आप एक आदर्श समाज का ढांचा बना सकते हैं, लेकिन मानव जीवन की छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं को आप एक गणितीय सूत्र में नहीं बांध सकते। और इस सर्किल में शामिल होने की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। रूसी खुफिया एजेंसी ने इस समूह को पकड़ लिया। जी। और फिर वही घटना घटती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, मौत की सजा का वो खौफनाक नाटक। देखिए, वो मॉक ड्रिल इतिहास की सबसे क्रूर मनोवैज्ञानिक प्रताड़नाओं में से एक थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सोचिए, आपको सूली पर चढ़ा दिया गया है, आप मरने के लिए तैयार हैं, पादरी से आपका अंतिम संस्कार का संवाद हो चुका है, और ऐन वक्त पर आपको बताया जाता है कि ये सिर्फ एक नाटक था। इस भयंकर मानसिक आघात के बाद उन्हें साइबेरिया के लेबर कैंप में भेज दिया गया, जिसे काटोरगा कहा जाता था। वहां उन्हें 4 साल की कड़ी मशक्कत और 6 साल की सैन्य सेवा के लिए भेजा गया। हाँ, और साइबेरिया का वो माहौल जहाँ कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ खतरनाक अपराधी हैं, और कैदी मुश्किल से सूखी ब्रेड खाकर जिंदा हैं। जब कोई इंसान मौत के इतने करीब से लौट कर आता है और फिर ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में रहता है, तो उसके सोचने का तरीका तो पूरी तरह बदल ही जाएगा। एकदम। वहीं कैंप में एक बार दोस्तोयेव्स्की ने साथी कैदियों के बीच खड़े होकर एक बात कही थी। क्या? कि यूटोपिया कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, उनका मोहभंग हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि साइबेरिया में उन्होंने इंसान की फितरत को उसके सबसे कच्चे और असली रूप में देखा था, जहां कोई दिखावा नहीं था। उन्होंने देखा कि इंसान पूरी तरह से तार्किक या अच्छा नहीं होता। उसमें खामियां हैं, इच्छाएं हैं और दर्द सहने की एक अजीब सी आदत है। मतलब इंसान अपनी आजादी के लिए किसी भी आदर्श व्यवस्था को ठोकर मार सकता है। बिल्कुल। मौत के उस नाटक और साइबेरिया की यातना ने उन्हें यह सिखा दिया था कि इंसानी इच्छा शक्ति मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं। इस अनुभव ने उनके दिमाग को पूरी तरह रीवायर कर दिया होगा। एक विद्रोही से वो एक अस्तित्ववादी बन गए। जी। जब उनका एक आदर्श व्यवस्था से विश्वास उठ गया तो उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में कोई भी एक विचारधारा पूरी तरह सही नहीं हो सकती। और इसी सोच ने उनके लिखने के तरीके को एक नया ही रूप दे दिया, जैसे पॉलीफोनिक फिक्शन कहा जाता है। पॉलीफोनी मतलब कई अलग अलग आवाजें, है ना? बिल्कुल। अगर आप उस दौर के अन्य लेखकों को पढ़ें, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, हाँ, उनकी कहानियों में तो लेखक की अपनी आवाज बहुत स्पष्ट होती है। एकदम। आपको पता होता है कि कहानी में कौन सही है और कौन गलत। लेखक आपको एक दिशा देता है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की ने इसे पूरी तरह नकार दिया। मैंने पढ़ा है कि उनके उपन्यासों में, जैसे ब्रदर्स कर्माजोव में, कई पात्र होते हैं और हर पात्र की अपनी एक बेहद मजबूत, तार्किक और अलग विचारधारा होती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक का अपना पक्ष पूरी तरह छिपा रहता है। यही उनकी खासियत थी। ये तो बिल्कुल एक ऐसी डिबेट प्रतियोगिता की तरह हो गया जिसमें कोई जज या एंकर है ही नहीं, बस अलग अलग विचारधाराएं मंच पर पूरी ताकत से आपस में लड़ रही हैं। और दर्शक को खुद फैसला करना है। उन्होंने अपने वैचारिक विरोधियों को भी इतने मजबूत तर्क दिए कि कई बार पाठक उसी में उलझ कर रह जाता है कि भाई सही कौन है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तीखा सवाल आता है। पूछिए। क्या ये पॉलीफोनी सच में उनकी महानता थी या फिर ये सिर्फ उनका अपना कंफ्यूजन था? मतलब क्या एक लेखक का ये काम नहीं है कि वो पढ़ने वाले को बताए कि सही क्या है और गलत क्या? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन दोस्तोयेव्स्की का दर्शन ही इसी बात पर टिका था कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ग्रे एरियाज होते हैं। बिल्कुल। अगर कोई लेखक आपको ये बता रहा है कि क्या सोचना है, तो असल में वो आपकी वैचारिक स्वतंत्रता छीन रहा है। उनका ये तरीका कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो क्या था? ये वास्तविकता को उसके सबसे जटिल रूप में पेश करने का एक प्रयास था। वो चाहते थे कि पाठक खुद उस मानसिक द्वंद्व से गुजरे। अच्छा, और ये टकराव सिर्फ उपन्यासों में नहीं था, असल जीवन में भी उनके इवान तुर्गेनेव और लियो टोल्स्टॉय जैसे दिग्गजों के साथ गहरे बौद्धिक मतभेद थे। हाँ, तुर्गेनेव एज ऑफ एनलाइटनमेंट के समर्थक थे, यानी तर्क, विज्ञान और पश्चिमी लोकतंत्र, जबकि दोस्तोयेव्स्की पश्चिमी लोकतंत्र को बहुत अधिक अभिजात्य या कह लें एलिटिस्ट मानते थे। उनका मानना था कि ये व्यवस्था अंततः गरीबों को किनारे कर देगी। सही बात है। वो स्लावोफाइल समूह से भी जुड़े थे जो रूसी परंपराओं के समर्थक थे, लेकिन वो एक सार्वभौमिक ईसाई भाईचारे की कल्पना करते थे। और स्वतंत्रता को लेकर उनका ये आग्रह तब और भी उग्र हो जाता है जब बात तर्क और विज्ञान की आती है। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता है उनका तर्क के खिलाफ विद्रोह, जो मुझे इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है। अगर एनलाइटनमेंट का तर्क और विज्ञान इंसान की हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो फिर इंसानियत किस दिशा में जा रही है? इसी सवाल ने उन्हें रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म का सबसे बड़ा आलोचक बना दिया। अपनी किताब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में उन्होंने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म पर जो प्रहार किया है, वो तो सच में हिला देने वाला है। हाँ, उस समय ये माना जाने लगा था कि विज्ञान इंसान के हर व्यवहार की व्याख्या कर सकता है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की ने कहा, मैं नहीं मानता कि 2+2 4 होता है। उन्होंने कहा, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए 2+2 5 भी हो सकता है। ये लाइन बहुत गहरी है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। 2+2 4 तो एक सार्वभौमिक सत्य है। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी व्यक्ति गणित और तर्क से इतनी नफरत क्यों करेगा? क्या वे स्वतंत्रता के नाम पर एक तरह की अराजकता यानी अनार्की को बढ़ावा दे रहे थे? देखिए, वे अराजकता नहीं फैला रहे थे। असल में वे इंसानियत को एक मशीन बनने से बचा रहे थे। मशीन बनने से? हाँ, उनका तर्क ये था कि अगर हर चीज, इंसान की हर भावना और फैसला एक गणितीय फॉर्मूला से तय होने लगेगा, तो इंसान की फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का क्या होगा? समझ रही हूँ। 2+2 = 4 उनके लिए एक बंद दीवार की तरह था, जो इंसान को बता रहा है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे विज्ञान के खिलाफ नहीं थे। तो फिर किसके खिलाफ थे? वे उस तानाशाही के खिलाफ थे जो इंसान को सिर्फ एक पियानो की चाबी समझती है, जिसे बस प्रकृति के नियम बजा रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उन्होंने रैशनल ईगोइज्म का भी कड़ा विरोध किया था ना? बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए लॉजिकल और तार्किक फैसले लेता है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की के जवाब में कहा कि अगर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए हमेशा तार्किक फैसले लेता, तो समाज में अब तक पूरी तरह से शांति आ चुकी होती। जो कि है नहीं। इंसान सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है जो हमेशा अपना नफा नुकसान गिने। एकदम सही। इंसान कई बार सिर्फ इसलिए भी विनाशकारी या गलत फैसले लेता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो आजाद है। वो अपनी स्वतंत्रता महसूस करना चाहता है, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। हाँ, और इसी संदर्भ में उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम भला, इस सिद्धांत की भी धज्जियां उड़ा दी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो उनका उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट ही है। हाँ, रास्कोल्निकोव। बिल्कुल, जहां मुख्य पात्र रास्कोल्निकोव एक गणितीय तर्क लगाता है। वो सोचता है कि अगर वो एक लालची और क्रूर महिला की हत्या कर दे और उसके पैसे से कई अच्छे लोगों की मदद करे, तो क्या ये समाज के भले के लिए उठाया गया एक सही कदम नहीं होगा? वो समाज की गंदगी साफ करने के नाम पर हत्या कर देता है। हाँ,
मुझे तो ये यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसी क्रूर कॉर्पोरेट एल्गोरिथम की तरह लगता है जो मुनाफे के लिए कुछ कर्मचारियों को बिना किसी भावना के नौकरी से निकाल देती है। बहुत सटीक तुलना है। रास्कोल्निकोव सोचता है कि महान लोग पारंपरिक नैतिकता से ऊपर होते हैं, और यही नीचे के सुपरमैन या उबरमेंश सिद्धांत की आलोचना भी दिखती है। बिल्कुल, जहां एक इंसान खुद को समाज के नियमों से ऊपर मान लेता है। दोस्तोयस्की ने दिखाया कि जब आप इंसानियत को हटाकर सिर्फ शुद्ध तर्क और समाज के भले के नाम पर काम करते हैं तो अंतरात्मा का जो बोझ होता है वो इंसान को पागल कर देता है। एकदम। ये विचार बहुत ही खतरनाक है और इसे इतिहास ने बार बार साबित भी किया है। हमारी रिसर्च भी दिखाती है कि जब कोई विचारधारा खुद को पारंपरिक नैतिकता से ऊपर मान लेती है तो परिणाम भयावह होते हैं। जैसे कि बाद में एडोल्फ हिटलर द्वारा इस सिद्धांत के गलत इस्तेमाल का उदाहरण। बिल्कुल, विनाश को सही ठहराने की कोशिश की गई। ये ठीक वही चेतावनी है जो दोस्तोयेव्स्की बहुत पहले दे रहे थे। तो ये बिना मानवीय करुणा के तर्क सिर्फ तबाही लाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर तर्क, विज्ञान, आदर्शवादी राजनीति और यूटोपिया इनमें से कोई भी इंसान को शांति नहीं दे सकता तो फिर रास्ता क्या है? दोस्तोयेव्स्की के अनुसार मानवता को बचाने का अंतिम रास्ता क्या था? इसका उत्तर उन्होंने बहुत ही काव्यात्मक तरीके से दिया है। उनके अनुसार मानवता को बचाने का अंतिम रास्ता है सौंदर्य और निस्वार्थ प्रेम। सौंदर्य? हाँ, उन्होंने तार्किक स्वार्थ के जवाब में लॉ ऑफ लव और परोपकार का सिद्धांत दिया। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी रखना ही असली नैतिकता है। और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र पर उनके विचार तो वाकई कमाल के हैं। उनका मानना था कि कला और सौंदर्य की चाह कोई विलासिता नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसे रिसर्च में खजुराहो की मूर्ति कला का उदाहरण दिया गया है। हाँ, जब आप ऐसी कला को देखते हैं तो वो सीधे आपकी इंद्रियों को जगाती है। वो आपको आपकी अपनी इंसानियत का एहसास कराती है। इसी पर उनका वो प्रसिद्ध वाक्य आता है द इडियट उपन्यास से, खूबसूरती ही दुनिया को बचाएगी। उनके लिए ईसा मसीह अल्टीमेट ब्यूटी थे। और उनकी सामाजिक फिलॉसफी भी तो इसी पर आधारित थी। वे निरंकुशता के खिलाफ थे लेकिन एक फैमिली जैसे समाज की कल्पना करते थे। एक ऐसा समाज जहां सभी के बीच आपसी समर्पण हो। और वे नास्तिकता को समाज की सबसे बड़ी त्रासदी मानते थे। मुझे कला की तुलना एक ऐसे दर्पण से करना अच्छा लगता है जो हमें हमारी छिपी हुई इंसानियत दिखाता है। बहुत सुंदर विचार है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सवाल उठाऊं, क्या सिर्फ सुंदरता या कला सच में दुनिया की इतनी क्रूर राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकती है? ये विचार व्यावहारिक कम और काव्यात्मक ज्यादा नहीं लगता? देखिए, ऊपर से देखने पर यह भले ही काव्यात्मक लगे, लेकिन वो समझाना चाह रहे हैं कि जब तक दिलों में प्रेम और सौंदर्य का सम्मान नहीं होगा, आप कितने भी बेहतरीन कानून ले आएं, इंसान किसी ना किसी तरह दूसरे का शोषण करने का तरीका ढूंढ ही लेगा। बदलाव अंदर की चेतना से आएगा, बाहर के सिस्टम से नहीं। सच में फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की एक ऐसे मुफक्किर थे जिन्होंने मानव मन की गहराइयों को पूरी तरह चीर कर रख दिया। वो बहुआयामी थे, अस्तित्ववादी, धार्मिक और एक सामाजिक आलोचक भी। और उनका प्रभाव देखिए, 1881 में जब उनका निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में 20 से 30 हजार लोग शामिल हुए थे। हाँ, और टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखक ने भी, जिनसे उनके बहुत मतभेद थे, उनके जाने पर एक दोस्त खोने जैसा महसूस किया। क्या बात है, ये सच में एक अविश्वसनीय सफर रहा। और अब इस चर्चा का अंत करते हुए मैं श्रोताओं को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ जो आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि दोस्तोयेव्स्की का मानना था कि इंसान की पीड़ा ही उसे उसकी आजादी और चेतना का एहसास कराती है। अगर कोई यूटोपिया हमारे सारे दुख छीन ले तो हम इंसान नहीं, रोबोट बन जाएंगे। बहुत गहरी बात है। अब आज के इस दौर को देखिए, जहां हम AI और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह आरामदायक और दुख मुक्त यानी फ्रिक्शनलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर तकलीफ को मिटाना चाहते हैं। हाँ, तो क्या हम अनजाने में अपनी इंसानियत ही खत्म कर रहे हैं? क्या बिना संघर्ष के हमारी आत्मा भी उस 2+2=4 वाले गणित की तरह नीरस नहीं हो जाएगी? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी आजादी सिर्फ आराम की गुलाम बनकर रह जाएगी? बिल्कुल। इस सवाल पर गहराई से विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।